नमस्कार बच्चों। अब हम मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले हेडिंग लगा देता हूँ, मेंडल के नियम। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पुट हो सकता है कि मेंडल ने अनुवांशिकी के कितने नियम दिए। तो मेंडल ने अनुवांशिकी के 3 नियम दिए। तो उन्हें हम अनुवांशिकी के नियम भी कह सकते हैं या मेंडल के नियम भी कह सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट 3 नियम है, तीनों भी अच्छे नियम इन्होंने दिए थे और इनका सजीवों में बहुत ज्यादा महत्व है और आज भी है। प्रभाविता का नियम, ये प्रभाविता का नियम है। दूसरा का नियम है वो पृथक्करण का नियम है, जिसमें युग्मकों को अलग अलग किया जाता है, पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अभियोजन का नियम। तो हम एक एक नियम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रभाविता का नियम है क्या और ये किस पर आधारित है, ध्यान रखें इसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो संकरण कौन सा होगा बताएगा कोई? इसमें जो संकरण हुआ है वो एक संकर संकरण। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम किस संकरण पर आधारित है, किन प्रयोगों पर आधारित है? तो वो है एक संकर संकरण के प्रयोगों पर आधारित है। इसमें मेंडल ने क्या किया था कि शुद्ध लंबा पौधा, परिभाषा भी इसकी देखेंगे कि मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षण के आधार पर यह जो नियम दिया था, जिसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध बोलने पौधों के मध्य क्रॉस करवाया। शुद्ध बोलो इनके मध्य जब क्रॉस करवाया तो लंबापन का लक्षण प्रकट हुआ, उससे प्रभावी लक्षण, और बोलनेपन का लक्षण वहां जाकर के छिप गया, उसे अप्रभावी लक्षण। और इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रयोग द्वारा इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया था शुद्ध लंबा कैपिटल। यह है पेरेंटल जनरेशन यानी कि जनरल पीढ़ी। ठीक है, अब इनका क्रॉस करवाने के लिए हमने इनके बना लिए युग्मक। ध्यान रहे क्या है युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। आसानी से क्रॉस जब करवाया ये पौधा, यानी जो जितने भी पौधे प्राप्त हुए थे वो एक समान प्राप्त हुए, यानी सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त, अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। यहां देखिए लंबापन का, ये सारे पौधे अशुद्ध लंबे हैं तो लंबापन का लक्षण तो प्रकट हो रहा है, बोनेपन का लक्षण छिप रहा है। जो लक्षण प्रकट होता है उसे हमेशा प्रभावी लक्षण, जो लक्षण यहाँ जाकर के छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण। और इसी नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। और वो नियम एक संकर संकरण, एक लक्षण की वंशागति ऊंचाई का अध्ययन हम कर रहे हैं। अब आपको इसमें पूछ ले लक्षण प्रारूप अनुपात, तो 100% लंबे पौधे प्राप्त। और अगर आपको पूछ ले जीन प्रारूप अनुपात, यह चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जीन प्रारूप अनुपात हम लिखेंगे 100% लंबे नहीं, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। या हम इसे लिख सकते हैं विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे पौधे हम इनको बोल सकते हैं। तो ये है हमारा प्रभाविता का महत्व। देखना हम अलग से पढ़ेंगे महत्व, लेकिन यहां बता देता हूं कि अगर
हमारे शरीर में कोई प्रभावी जीन मौजूद है, प्रभावी जीन मौजूद होने पर उसकी उपस्थिति में अप्रभावी या घातक जीन, हानिकारक जीन हमारे शरीर पर अटैक नहीं कर सकता। जैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, बराबर काम कर रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र, तो कोरोना जैसा वायरस भी अंदर प्रवेश करके हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये प्रभावी लक्षण होना मनुष्य के शरीर में बहुत ही जरूरी है। अब ये लक्षण यहाँ जो प्रकट हो रहे, बता दो आपको, अगर ये हमने पौधे दिए तो ये लंबा पौधा अपने लाइफ में कैसे काम करता है, प्रभाविता करना कि ये शुद्ध पौधा, शुद्ध लंबा पौधा और ये शुद्ध बोना पौधा, इनका हमने क्रॉस करवाया तो कभी भी शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त नहीं होगा, कभी भी शुद्ध बोना प्राप्त नहीं होगा। किसमें? केवल F1 पीटी के। F2 पीटी में फिर से अलग अलग होंगे, फिर से शुद्ध वंश प्राप्त हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर पिताजी लंबे हैं और माँ बोनी है तो जो संतान होगी ज्यादातर वो अशुद्ध लंबी ही होगी, न तो पूर्ण रूप से लंबी होगी और न पूर्ण रूप से बोनी होगी। हो सकता है कि अगली होने वाली संतान दादा दादी के अंदर चले जाए, ठीक है, तो वो शुद्ध रूप से बोनी भी हो सकती है। उसका हम आगे के जो नियम है उसमें चर्चा करेंगे। तो मेंडल के नियम की चल रहे हैं। प्रभाविता का लक्षण बहुत इजी है और प्रभाविता का नियम पूछा था अभी जो 2020 के एग्जाम में, नहीं 2019 के एग्जाम में प्रभाविता का नियम पूछा गया था कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझेगा। अनुवांशिक के दो नियमों का महत्व पूछा था, मेंडल के नियम और नियम नंबर 2। दूसरा ध्यान रखना, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम ध्यान रहे। इसे हम कह सकते हैं विसंयोजन का नियम या युग्मकों पृथक्करण या विसंयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, इसे हम कहते हैं विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। पृथक्करण के बाद एक ही अलग करना, विसंयोजन का मतलब ये होता है अलग करना, या इसे हम कह सकते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम। बहुत ही नियम है, आसानी से इसे हम समझ सकते हैं। एग्जाम के अंदर यह पूछा भी जा सकता है कि पृथक्करण के नियम को, युग्मकों की शुद्धता के नियम को संक्षिप्त में समझाइए। तो किस तरह से हम उसको समझाएंगे? देखिए, पृथक्करण का नियम भी किस पर आधारित है? एक संकरण प्रयोगों पर ही आधारित है। इसमें भी एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, लेकिन एक पीढ़ी तक नहीं, 2 पीढ़ियों तक, F2 पीढ़ी तक प्राप्त हम करेंगे। जैसे तो मेंडल ने क्या किया था कि वापस जनक पीढ़ी और जनक पीढ़ी के अंदर शुद्ध लंबा पौधा लिया और उसका क्रॉस करवाया शुद्ध बोना पौधे से। शुद्ध लंबा कैपिटल टी से, ये स्मॉल टी से। इनका जैसे ही क्रॉस इन्होंने करवाया तो इसमें जो पौधे इन्होंने प्राप्त किए थे कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि सारे के सारे जो पौधे प्राप्त हुए थे वो इसी तरह सब। ये है F1 पीढ़ी, सारे पौधे एक समान है। लोगों ने कहा, दुनिया ने कहा था कि मेंडल ये जो लंबापन का लक्षण प्रकट हुआ है, सारे पौधे कैसे अशुद्ध लंबे ही उसको लंबे कभी भी बोलना उधर वापस ऊपर नहीं होगा। तो मेंडल ने कहा था ये देखिए, ये 2 पौधे मैंने ले लिए, F1 पीढ़ी का क्रॉस F1 पीढ़ी के शादी हम करवा रहे, ये पौधा ले लिया, दोनों अशुद्ध लंबे हैं। इनका क्रॉस करवाने के लिए इन्होंने क्या बना दिया? युग्मक बना दिया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक तरफ नर युग्मक होंगे
एक तरफ मादा युग्मक हो गए। तो हम क्या करेंगे, इनका जैसे क्रॉस करवाएंगे। हाँ, क्रॉस करवाने से पहले समझे आप, ये युग्मकों का जोड़ा जैसे ही हमने इसको अलग किया तो ये अपने आप को जैसे ही ये साथ में थे यहाँ पर, और जैसे ही इनको हम अलग अलग करते हैं, युग्मकों को फिर से अलग अलग करते हैं, तो यहाँ से हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। और ये अपने आप को शुद्ध रूप से प्रकट भी करने लग रहे हैं। पहले यहाँ शुद्ध रूप से प्रकट नहीं कर रहे थे, ये युग्मक अपने आप को यहाँ से शुद्ध रूप से प्रकट कर रहे हैं। तो इसी नियम को यहीं पर हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसको प्रत्यक्ष रूप से समझाने के लिए मेंडल ने प्रयोग किए थे सारणी के माध्यम से। ये युग्मक याद रखना, यह अध्ययन विधि होगी, यहाँ तक मैं मिटा रहा। यही युग्मक मैं वापस ले रहा हूँ, चेकर बोल्ट की सहायता से समझते हैं। ये चेकर बोल्ट मैंने बढ़ा दिया, ये एक तरफ रख देते हैं नर युग्मक। ये सीधा तीर का निशान है, ये बताएगा नर युग्मक, ध्यान रखें। और ये जो तीर के निशान के बीच में क्रॉस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मादा युग्मकों को। तो इसमें आ जाएंगे मादा युग्मक और यहाँ आ जाएंगे नर युग्मक। वही युग्मक हम ले रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो हमने पीछे लिए थे। इसका इसके साथ में क्रॉस, कैपिटल टी कैपिटल टी। नाम इसका हो जाएगा शुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका नाम क्या होगा, अशुद्ध लंबा। ये द्वितीय पीढ़ी देखिए प्राप्त हो रही है, F2 पीढ़ी से हम बढ़ रहे हैं, शुद्ध प्राप्त हो रहा है वापस। F1 पीढ़ी में शुद्ध नहीं था, यही तो युग्मक होना था, कहीं भी शुद्ध नहीं था, सारे पौधे अशुद्ध प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे युग्मकों को अलग किया, अपने आप को शुद्ध रूप से प्रकट करने लगे, ये यहाँ पर इसका रिजल्ट दिख रहा है, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता है। और उन युग्मकों को वहां पर अलग करना, वो कहलाता है पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। यानी कि एक दूसरे के साथ रहते हुए भी ये एक दूसरे को संदूषित नहीं कर पाए और आसानी से वो अलग हो गए, तो इसीलिए इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे हम कह सकते हैं अशुद्ध लंबा। और इसे बोलो क्या कहेंगे, शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना। ठीक है, समझ में आ रही होगी राइटिंग आपको, क्योंकि जितनी ज्यादा राइटिंग हम जमाएंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो कम समय के अंदर समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ ये 4 पौधे हमें प्राप्त हुए, टोटल कितने पौधे, 4। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये नियम नहीं, नियम से आगे हम अनुपात भी प्राप्त करेंगे। तो 2 अनुपात प्राप्त होंगे, एक तो प्राप्त होगा लक्षण प्रारूप या प्ररूप अनुपात, दूसरा होगा जीन प्रारूप अनुपात। तो लक्षण प्रारूप अनुपात में हम केवल बाह्य संरचना देखते हैं, यानी शुद्ध और अशुद्ध नहीं देखते, केवल लंबा होना देखते। तो 1 2 3 पौधे लंबे हैं, यह जो मैंने एग्जांपल बताया था, वापस देखिए ये इसी को यहाँ बता रहा हूँ वापस। यह है अशुद्ध लंबा, यह इस तरह से प्राप्त हुआ, ये 2 शुद्ध लंबे हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से प्राप्त हो चुके हैं। अब हम बात करें अगर कि जो जैसे ये एग्जांपल, अब इसमें 2 अशुद्ध लंबे हैं, एक ये इस तरह, ये हो गए और ये हो गए शुद्ध बोलना। तो इस जो सारणी बन रही है, इसमें एक शुद्ध लंबा है, 2 अशुद्ध लंबे हो गए और एक शुद्ध बोलना हो गया। तो एग्जांपल किसी भी तरीके से दिए जा सकते हैं, उसका कोई नहीं है। यहाँ देखिए इस युग्मकों से हमें 1 2 3, तो लंबा और बोलना देखना हो लक्षण प्रारूप अनुपात में, तो 3 अनुपात 1, शुद्ध लंबा 1, अशुद्ध लंबा 2 और शुद्ध बोलना 1, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो पृथक्करण नियम, युग्मकों की शुद्धता के नियम के ये अनुपात आपको पूछे जा सकते हैं। तो 3 अनुपात 2 और 1 अनुपात 2 अनुपात 1, इस हिसाब से ये अनुपात तैयार की गई है।
ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। मेंडल ने बताया था पृथक्करण के नियम से, और पृथक्करण के नियम का महत्व देखिए आप। इसमें हम युग्मक अलग कर रहे हैं, जीन की जो संकल्पना है, जीन का जो कॉन्सेप्ट है, आंतरिक जो संरचना है, उसको हम जीन किस तरह से कार्य कर रहा है, किस तरह से शुद्ध और अशुद्ध प्राप्त हो रहा है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं किस नियम से, पृथक्करण के नियम से। पृथक्करण के नियम का और महत्व देखिए, सजीवों के अंदर जो अवांछित लक्षण है, अवांछित लक्षणों को हटाया जा सकता है और वांछित लक्षणों को एक ही जाति के अंदर लाया जा सकता है, वो पृथक्करण का शुद्ध वंशक्रम प्राप्त कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो ये सारी चीजें हैं, वो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो पृथक्करण के नियम से है। अब हम मेंडल के नियम का तीसरा नियम पढ़ेंगे, जो नियम है स्वतंत्र अफ्यून का नियम। ये देखिए, स्कूलों में काम मैं तो पूरी लगाने करने तक पड़ गई लाभ पड़ गया, बार बार बस वो कारीगर पर डिपेंड करे। बस लगा बड़ा के 3 रूपों के 2 रूपों में जोड़े ये बात समान का तो कारीगर बुद्धि में भेजे हो माके तुम तो समान भी कोई हो। अब कारीगर को बात करें क्या पड़ा मुझे क्या हो ये लगाओ काटना ये भाई बेटे पे दे लगा ये नंबर 2 की बात करें तो अब हम मेंडल के नियमों के आगे की बात करें तो 2 नियम हमने पढ़े। तीसरा नियम जो है वो है स्वतंत्र अफ्यून का नियम। अफ्यून का यह नियम पढ़ने से पहले यह टॉपिक हम क्लियर करते हैं, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है, संकर पूर्वज संकर और व्युत्क्रम संकर, वो प्रभाविता के और पृथक्करण के नियम से संबंधित है। तो इनको हम पहले कंप्लीट कर देते हैं और दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम करेंगे स्वतंत्र अफ्यून का नियम। तो ये जो संकर पूर्वज संकर है, संकर पूर्वज संकर, इस संकर पूर्वज संकरण में क्या होता है कि जो जातियां प्राप्त होगी, संकर जाति प्राप्त होगी, प्रयोग से प्राप्त होगी, क्रॉस से प्राप्त होगी, लेकिन किसके क्रॉस से? पूर्वजों के क्रॉस से। F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर पूर्वजों के साथ में, यह संकर जाति F1 पीढ़ी, इसे हम संकर जाति बोलते हैं, उसका क्रॉस, उसका प्रयोग पूर्वजों के साथ में करवाया जाता है, यानी संतति का संकरण वापस जनक पीढ़ी के साथ में करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकर। अभी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं, परीक्षण संकरण को उदाहरण द्वारा समझाएंगे। तो
तो ये जो शंकर पूर्वज संकरण है, तो F1PT का क्रॉस यानी शंकर जाति का क्रॉस पूर्वजों से करवाना या F1PT का जनक के साथ में क्रॉस करवाना वो गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं पश्च संकरण, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस उल्टा चल रहा है, संतान का माता पिता के साथ में क्रॉस चल रहा है। पेड़ पौधों में ऐसा ज्यादातर होता है, नई जातियां उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो संकर पूर्वज संकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य संकरण, बाह्य संकरण, एक होता है परीक्षण संकरण। एक और डेफिनेशन की है संकर पूर्वज संकरण कि जो F1PT है उसका क्रॉस परभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ करवा दो। F1PT का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी किसी के साथ करवा दो, पूर्वजों के साथ हो रहा है, जनक के साथ हो रहा है, तो उसे भी हम संकर पूर्वज संकर ही कहेंगे। लेकिन जब F1PT का क्रॉस, F1PT का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, तो इसे हम कहते हैं आउट क्रॉस, बाह्य संकरण, आउट क्रॉस। और जब F1PT का क्रॉस किसके साथ में, ये प्रभावी जनक के साथ में करवाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। तो यह हुआ बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। इनको और विस्तार से हम समझते हैं बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। देखिए बाह्य संकरण क्या है, आउट क्रॉस जिसे हम बोलते हैं बाह्य संकरण। वह संकरण को संकरण की नॉर्मल परिभाषा बाह्य संकरण है। जैसे हमने F1PT जनक पीढ़ी लेते, जनक पीढ़ी, और जनक पीढ़ी की कौन सी, प्रभावी, प्रभावी जनक, और उसका प्रयोग करवा दिया F1PT। और F1PT में जो पौधा प्राप्त होता है वो एक होता है कैपिटल T स्मॉल टी, प्रभावी जनक में जो पौधा प्राप्त रहता है वो कैपिटल T स्मॉल टी, और इसका पौधा है ये। इसमें से हमने एक को चुन लिया, कैपिटल T को चुन लिया, इसमें दोनों को चुन लिया, इनके युग्मक हमने निकाला और ये सारे हमने तैयार कर ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा नर और यहाँ आ जाएगा मादा जनक। ये नर युग्मक बोल सकते हैं, मादा युग्मक बोल सकते हैं कैपिटल T, कैपिटल T और स्मॉल टी। ये हो गया F1PT और ये प्रभावी जनक पीढ़ी, एक युग्मक उसमें से चुन ले, ये नर और ये मादा। अब इसमें क्या है, ये का क्रॉस करना है कैपिटल T कैपिटल, ये हो गया शुद्ध लंबा, और इसका इसके साथ में क्रॉस कैपिटल T स्मॉल, तो ये हो गया अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। अब क्या होगा कि इनका हम लक्षण प्रारूप अनुपात है, लक्षण प्रारूप अनुपात वो देखिए आप। बाह्य संरचना के अंदर शुद्ध अशुद्ध नहीं देखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे 100% लंबे होते, तो यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ सकते हैं प्रभावी ये सॉरी बाह्य संकर संकरण या बाह्य संकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात बताइए या जीन प्रारूप अनुपात बताइए। तो जीन प्रारूप अनुपात क्या हो जाएगा, आधे पौधे शुद्ध लंबे और आधे पौधे अशुद्ध लंबे, तो 50% शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे पौधे और 50% ही शुद्ध ये सॉरी अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। तो इस तरह से इनका क्रॉस हो जाएगा, तो ये अनुपात हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें एक अनुपात एक भी बोल सकते हैं, 50% शुद्ध लंबे और 50% अशुद्ध लंबे। ये नर युग्मक और ये मादा सामान्य क्या होता है। अब देखिए दूसरा जो है वो है परीक्षण संकरण। दोनों की तुलना करेंगे, परीक्षण
संकरण, इसे टेस्ट करोश बोलते हैं। किस तरह से हमने अप्रभावी जनक पीढ़ी यानी अप्रभावी जनक पीढ़ी और अप्रभावी जो जनक पीढ़ी ली है उसका क्रॉस हमने करवा दिया उसका क्रॉस करवा दिया एप्पल पीढ़ी के साथ। अप्रभावी जनक पीढ़ी एप्पल पीढ़ी कैपिटल स्मॉल युग्मक तैयार करेंगे तो इसका एक चुन लेंगे और इसका कैपिटल स्मॉल के दोनों चुन लेंगे। इनका क्रॉस करवाते हैं ये दो कैपिटल टी स्मॉल टी दो मोडे बराबर के चाहिए। इसमें रंग की क्रॉस करूं तो डायरेक्ट क्रॉस करूं बात एक ही है। अब जो लक्षण प्रारूप अनुपात है, लक्षण प्रारूप अनुपात देखिए आप क्या है कि अशुद्ध लंबा है, ये क्या है अशुद्ध लंबा और ये क्या है शुद्ध बोना। तो हम देखते हैं कि लक्षण प्रारूप में हम हमेशा बाह्य संरचनाएं देखते हैं तो बाह्य संरचना की 50% अशुद्ध लंबा और 50% ही शुद्ध बोना। तो ये लंबा ये बोना शुद्ध अशुद्ध से हमें मतलब नहीं। जीन प्रारूप अनुपात यानी कि लंबा और बोना दक्षिण प्रारूप अनुपात में हम देखते हैं तो 50-50 है। जीन प्रारूप अनुपात के अंदर ये शुद्ध और अशुद्ध पर चर्चा करेंगे। तो अशुद्ध लंबा वो भी 50% और अनुपात में शुद्ध बोना है वो भी 50%। ये हो गया परीक्षण संकरण। दोनों में फर्क इतना ही है, ये प्रभावी जनक के साथ और ये अप्रभावी जनक के साथ एप्पल पेटिश। अगला पॉइंट देखिए आप, व्युत्क्रम संकरण की परिभाषा पूछी गई थी 17-18 के पेपर के अंदर और बहुत से बच्चे इसके अंदर गलत कर देते हैं। इसमें उल्टा संकरण, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है तो ये उल्टा संकरण हम पढ़ रहे हैं। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा संकरण किस तरह से होता है, नाम से ही हम इसकी डेफिनेशन और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए एक जो नॉर्मल हम क्रॉस करवाते हैं, सामान्य जो क्रॉस करवाते हैं उसमें एक जो युग्मक जब पौधा लेता है वो नर के रूप में और एक मादा के रूप में क्रॉस करवा दिया सामान्य क्रॉस में, समझना इस चीज को। उसके बाद में क्या करते हैं कि नर जो युग्मक है उनको तो बना दिया मादा और जो मादा युग्मक है उनको चुन लिया नर के रूप। यानी युग्मकों को लिंग को बदल करके फिर क्रॉस करवाना यह कहलाता है व्युत्क्रम संकरण। नर की जगह मादा को प्रयुक्त करना और मादा की जगह नर को प्रयुक्त करना ही व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पौधे के एक लक्षण में नर और मादा का जो सामान्य क्रॉस करवाते हैं उसके बाद में नर की जगह मादा और मादा की जगह नर को प्रयुक्त करके जो क्रॉस करवाया जाता है उसे हम व्युत्क्रम संकरण कहते हैं, उल्टा क्रॉस करवाया जाता है। तो अब तक जो ये वीडियो बना है आशा करता हूँ कि समझ में आया और पूर्ण रूप से आप समझने की कोशिश की है परीक्षण संकरण प्रभावी जनक। अब अपने दो टॉपिक बचे तो व्युत्क्रम संकरण, ये संकरण पूर्व संकरण और व्युत्क्रम संकरण कंप्लीट होती है। एक मैंडेलियन नियम बचा है और एक आनुवंशिकी के नियमों का महत्व बचा है। तो स्वतंत्र अध्ययन का थोड़ा सा लंबा होगा तो हम इसको अगले वीडियो में कन्वर्ट करते हैं और अब हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपके। और अगले वीडियोज के अंदर हम इसको स्वतंत्र अध्ययन के नियमों और आनुवंशिकी के नियमों का महत्वांशन को महत्व है वो हमने पहले भी चर्चा की और अब इसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, लेसन नंबर 32 के इस आखिरी पार्ट में आपका वेलकम। और अब जो आखिरी बचा हुआ पार्ट है मेंडल का एक नियम बचा हुआ था, तीसरा नियम स्वतंत्र अध्ययन का उस पर और आनुवंशिकी के नियमों के महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इसके नाम है, इसकी परिभाषा
अभियुक्त का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करना, संचरित होना, स्वतंत्र रूप से किसी भी बाधा के साथ में, किसी प्रकार की बाधा नहीं है उसमें, बिल्कुल स्वतंत्र है, आजाद है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हर लक्षण की वंशागति किस रूप से होती है? स्वतंत्र रूप से होती है। जैसे किसी की लंबाई कम है, बाल घुंघराले है, तो उसकी लंबाई का बालों के घुंघरालेपन से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है दूसरा जो बोलना व्यक्ति है उसके बाल सीधे भी हो सकते हैं, बिना घुंघराले भी हो सकते हैं। तो हर लक्षण की वंशागति मेरे कहने का मतलब है किस रूप से होती है? स्वतंत्र रूप से होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नियम है वो मेंडल के संकरण प्रयोगों पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर का कि द्विसंकर संकरण प्रयोगों पर आधारित मेंडल का कौन सा रूप है? तो वो है स्वतंत्र। कहने का मतलब है इसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है और ये प्रूव किया जाता है कि दोनों लक्षण एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं या अगली पीढ़ी में वो किस तरह से स्वतंत्र रूप से प्रवेश करते हैं या नहीं करते। तो वो स्वतंत्र अभियोग का नियम डेफिनेशन इस प्रकार से हुई गई आपकी। अब इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करने के लिए मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले मेंडल के पौधे का चयन किया, जिसमें एक पौधा था जिसके बीजों का रंग था पीला और आकार था गोला। उनका क्रॉस करवा दिया, जो बीजों का कलर हरा और आकार था जुड़ीला, उनके साथ में इन्होंने क्रॉस करवाया। तो जो पीला गोलाकार था, पीले को हम अंग्रेजी में येलो से लिखते हैं, गोलाकार को कैपिटल आर यानी राउंड से लिखते हैं। क्रॉस करवाया स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल। समझ गए होंगे आप कि यह प्रभावी जनक है और यह अप्रभावी जनक है। इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। फिर इनमें से इन्होंने युग्मक चुन ली, इनमें से कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर क्रॉस करवा दिया और साथ में इनको रख दिया। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल। यह है F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी में सभी पौधे शुद्ध तो नहीं है, ऐसे भी F1 पीढ़ी अशुद्धि प्राप्त होती है, शुद्ध नहीं है। ये देखिए आप, यह भी अशुद्ध है और यह भी अशुद्ध है। तो सभी पौधे अशुद्ध या विषम युग्मजी कह सकते हैं। ये क्या है बताइए? यह पीला है तो कैपिटल वाला वर्ड ही प्रभावी है, तो इसमें पीला, और ये कैपिटल आर आ रहा है तो पीला, यानी सभी पौधे अशुद्ध पीले गोलाकार प्राप्त हो। ठीक है, सारे पौधे एक समान प्राप्त। अब F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी के साथ ही F1 का क्रॉस करवाया गया। तो क्रॉस करवाने के लिए पहले करवाया गया युग्मक तैयार करने के लिए शव परागण करवाने के लिए युग्मक तैयार करना बहुत ही जरूरी है। तो युग्मक तैयार करने के लिए इनको आपस में अलग अलग करके क्रॉस करवाते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये युग्मक तैयार करना जल्दी है, इनके साथ में क्रॉस कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। इनका इनके साथ में के स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आई स्मॉल वाई स्मॉल आर। ध्यान रहे आप, ये स्वपरागण हम आगे करवा रहे हैं। स्वपरागण का मतलब होता है उसी पुष्प के जो पुंकेसर है उसका वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी उसी पुष्प के अंदर है वो लैंगिक जनन की क्रिया यदि होती है। तो ये युग्मक है, इन्हें बोलता है F1 पीढ़ी के युग्मक। F1 पीढ़ी के युग्मक, ये युग्मक बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनका इन्हीं के साथ में युग्मक बनाए कहते हैं। और स्वतंत्र अक्षरों के नियम को फिर से समझिए आप, अभी पूरा नहीं हुआ। पीला गोलाकार पौधा नहीं, यानी इसमें दो लक्षण है। मटर का जो बीज है उसका कलर भी पीला और आकार भी गोलाकार। लोगों ने कहा कि मेंडल जो पौधे पीले होंगे उनका आकार गोलाकार होगा, लेकिन मेंडल ने कहा नहीं। कैसे, ये देखिए जो प्रथम विधि प्राप्त हुई है उसमें सारे पौधे पीले गोलाकार प्राप्त हुए। कहा नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि जो पीले हैं वो गोलाकार ही होंगे, ये जरूरी नहीं है कि जो हरे हैं वो झुर्रीदार होंगे। नहीं, जो पीले हैं वो कैसे हो सकते हैं, झुर्रीदार भी हो सकते हैं। तो इनमें से एक युग्मक चुन लिया, क्रॉस करवाया, पीले गोलाकार। फिर शवपरागण करवाना है तो इन्हीं के साथ में क्रॉस करवाया, पीले और गोलाकार। तो ये युग्मक अलग अलग कैपिटल वाई, इनके साथ में क्रॉस। ये देखिए इनका फिर इसी तरीके से जो ये युग्मक हमें प्राप्त हुए, यह एवन विधि के युग्मक इन्हीं के साथ में क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। लेकिन चेकर बोर्ड की सहायता से चेकर बोर्ड पूरा बनाएंगे, उसके बाद में इसका क्रॉस हम करवाएंगे। ये युग्मक में यही रखना है, रख रहा हूं, देखिए ठीक है। अभी काम आएंगे, इनका इन्हीं के साथ में क्रॉस करवा रहा हूं, सारणी बना देता हूं, चेकर बोर्ड बना देता हूं, इसमें हम आसानी से इनको समझ पाएंगे। ये देखिए स्वतंत्र अक्षरों के नियम की जो आखिरी स्टेज है, यहां हमें प्राप्त होगी F2BD। और F2BD प्राप्त करने के लिए इन्हीं युग्मकों का इन्हीं के साथ हम क्रॉस करवा रहे हैं। ये देखिए सारणी बन रही है और ये यहां हम युग्मक रख देंगे, इधर आ जाएंगे नर युग्मक और इधर आ जाएंगे मादा युग्मक। कोई सा भी ले सकते हैं। ये ले लिया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये युग्मक इधर जाएगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब इनका क्रॉस करवाना बहुत ही अच्छी सारणी है। ये कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल क्रॉस करवा, शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। तो हमें यहां लिखना है डायरेक्ट पहला गोला, ये भी जो पौधा प्राप्त हुआ पहला गोला। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये पीला है लेकिन ये शुद्ध नहीं है, गोलाकार शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या लिखेंगे, गोलाकार ही लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल वाला वर्ण हमेशा प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। उसकी उपस्थिति में एक प्रभावी लक्षण हमेशा ही छिप जाता है। तो जो झुर्रीदार लक्षण है वो अभी तक छिपा हुआ है। किस तरह से वो उजागर होगा, आगे हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे उजागर होता जाएगा। इसका इसके साथ में क्रॉस है, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो ये भी हो गया पीला गोलाकार। अगर हम बात करें इसके आगे वाले कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल, ये भी क्या हो गया, पीला गोलाकार। देखिए पहचानने का तरीका ये है, वर्ड देखना आपको, कैपिटल वाला वर्ड है तो वाई कैपिटल है तो पीला आएगा, आर कैपिटल है तो गोलाकार आएगा। अगर दोनों आर स्मॉल है तो झुर्रीदार आएंगे। ये देखिए यहाँ कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो ये हो गया पीला और ये हो गया गोलाकार। अब तक जो पीले हैं वो गोलाकार ही प्राप्त हुए, लेकिन आगे जो पीले होंगे वो झुर्रीदार भी प्राप्त होंगे। ये रहा पीला और ये, तो ये हो गया पीला और इसको हम लिखेंगे झुर्रीदार।
यहां देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। पहला गोलाकार, ये बन गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कहीं भी कुछ भी चीज छुपाई नहीं है, हर चीज को आपके सामने स्पष्ट तरीके से बताया गया है। यदि फिर भी कुछ किसी चीज में आपने समस्या हो तो कमेंट्स करके आप लिख सकते हो, समस्या को वापस पूछ सकते हो, वापस बता दिया जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है। तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल हो गया। तो ये हो गया पहला, और इसको क्या लिखेंगे स्मॉल आर है, इसको लिखेंगे झुरी। ये तीसरी लाइन पूरी करते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा पहला गोलाकार। ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये हो गया पहला गोलाकार। यह सबसे ज्यादा पहला गोलाकार आ रहा है क्योंकि प्रभावी लक्षण है, और प्रभावी लक्षण हमेशा ही ज्यादा आता है। स्मॉल वाई, ये देखिए अलग पौधा आ रहा है आपके सामने, ये तो गोलाकार है, सब जानते हैं, दोनों ही कैपिटल है। ये क्या है, ये हरा। मेंडल ने कहा ये देखिए जो गोलाकार है वो जरूर नहीं पीले हो, ये हरा भी आ चुका है, इनके बीच का कलर हरा भी है। तो हर लक्षण की वंशागति मेरे कहने का मतलब है मेंडल के अनुसार कि स्वतंत्र रूप से ही होती है। ये हो गया, ये जो स्मॉल वाई है वो किसको प्रदर्शित करेगा, हरे को। ये किसको प्रदर्शित करेगा, गोलाकार। ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हो गया पहला, और ये हो गया गोलाकार। थोड़ा फास्ट इसको पूरा कर देते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ये हो गया पहला, और ये हो गया झुर्रीदार। ये देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये तो हो गया गोलाकार। शुद्ध नहीं है फिर भी लिखना पड़ेगा गोलाकार, क्योंकि ये कैपिटल वाला वर्ड है। ये देखिए ये है हरा, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये हो गया हरा झुर्रीदार। शुद्ध वंशगत की प्राप्त है, शुद्ध वंशगत में ये शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। अब हम इसकी देखते हैं लक्षण परानुपात, जीन परानुपात और लक्षण परानुपात। या लक्षण परानुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लक्षण परानुपात किस तरह से देखेंगे वो समझे। बाह्य संलक्षण शुद्ध अशुद्ध मैंने वैसे भी नहीं लिखा, तो डायरेक्ट लिखना पीला गोलाकार कितने हैं, पीला गोलाकार कितने पौधे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पौधे हैं वो पीला गोलाकार है। अब इसके पीला गोलाकार के बाद में पौधा आता है पीला झुर्रीदार, और पीला झुर्रीदार के अंदर पौधे आते हैं 1 2 और 3 उत्पाद बनकर। उसके पीला झुर्रीदार के बाद में पौधा आता है, ये हो गया पीला झुर्रीदार, हो गया पीला गोलाकार, हरा गोलाकार। ठीक है, 3 पौधे कंटिन्यू, हरा गोलाकार और हरा गोलाकार। तो ये हो गया 3 अनुपात। उसके बाद में हरा झुर्रीदार, ये बच गया 1 पौधा, तो ये बच गया। तो अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 2 3 12 15 और 16। टोटल जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो 16 प्राप्त हुए हैं, और ये इनका अनुपात प्राप्त हुआ है। अब बात करें जीन परानुपात, तो जीन परानुपात में देखना है कि कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल, ये शुद्ध और अशुद्ध क्या है, क्योंकि एक पौधा हो गया। इसी तरह से इस लाइन में आने वाले सारे पौधे देखिए, ये सारे पौधे के देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाई, तो इनका जो अनुपात कितना हो गया 4 हो गया। इस तरह से इनका जीन परानुपात देख सकते हैं। इनका देखिए पीला गोलाकार, ये एक पौधा ये है, इसके समान पौधा ये, इन दोनों का हो गया 2 अनुपात। उसके बाद में पीला झुर्रीदार कैपिटल वाई, ये पौधा अलग ही रहेगा, और ये पौधा
और ये पकड़, इनका देखिए एक समान है, एक ये और एक ये, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर, तो इनका दोनों का एक अनुपात हो गया, इसका एक अनुपात अलग हो गया, इन चारों का अनुपात अलग हो गया। अब देखिए इसका अनुपात अलग हो जाएगा एक, इसका ये वाला और ये वाला, इसका अनुपात बन जाएगा 2 और इसका अनुपात लास्ट में बन जाएगा। इस तरह से हर जो लक्षण की जो वंशागति होती है वो कोई भी लक्षण है वो किसी के अधीन नहीं होता है, हर लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक आखिरी जो टॉपिक है आनुवंशिकी के नियमों का जो महत्व है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो हमारे शरीरों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2019 में भी पूछा गया था आनुवंशिकी के नियमों का महत्व क्या है, किस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो आनुवंशिकी के नियमों का महत्व, तो महत्व पढ़ने के लिए पहला महत्व प्रभाविता का नियम पढ़ा था कि अगर हमारे शरीर के अंदर प्रभावी जीन मौजूद है तो उसकी उपस्थिति में घातक जीन, हानिकारक जीन कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, कोई अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाएंगे, तो ये प्रभावी जीन हो गया। जैसे अभी जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, तो उसके अंदर अगर हमारे शरीर में प्रभावी जीन मौजूद है, प्रतिरक्षा तंत्र मतलब मजबूत है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि हो सकती है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जीन किस तरह से कार्य करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। और जो युग्मक यानी कि अच्छे लक्षण, अच्छे और अच्छे में उपयोगी लक्षण एक ही पीढ़ी में लाए जा सकते, एक ही जाति में लाए जा सकते और अनुपयोगी लक्षणों को हम आसानी से हटा सकते हैं। चौथा में जो रोग प्रतिरोधी किस्में है वो तैयार हम कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधी नई नई किस्में विभिन्नताओं का उपयोग करके नई जाति भी बनाई जा सकती है। नई जाति आनुवंशिकी के नियमों से बनाई जा सकती है, नई जातियों का विकास किया जा सकता है। अगर कोई प्रजाति है, पौधों की प्रजाति, उसमें लगातार रोग हो रहे हैं तो उसके रोग को कम करने के लिए उसमें ऐसी जाति के साथ में क्रॉस करवाया जाता है जिसके अंदर उस रोग को सहन करने की क्षमता होती है, तो वो रोग प्रतिरोधी किस्में तैयार हो सकती है। छठा, मानव जाति सुधार से संबंधित, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। मानव जाति सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा एक बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है। मानव जाति सुधार संबंधित तो विज्ञान की शाखा है सुजननिकी, जिसे हम कहते हैं यूजेनेसिस। ये जो शाखा है जिसमें मनुष्य की जाति में सुधार किया जा सकता है। अगर किसी मनुष्य के अंदर अवांछित लक्षण आ रहे हैं तो उसके अंदर सुधार किया जा सकता है आनुवंशिकी के नियमों का उपयोग करके, जीन का या किसी दूसरी जाति के साथ में क्रॉस करवा करके जीन विनिमय की सहायता से। तो ये सारे के सारे महत्व आपको सिंपल सी एक क्वेश्चन पूछ लिया है, आपके जीवन में भी काम आएगा कि मानव जाति सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है, तो वो है सुजननिकी, जिसे हम यूजेनेसिस भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, पूरा पाठ का एक यूं समझ लो सार निकाल दिया है। तो आपको करना क्या है, पहले इन सार को देखना, नोट्स उतार करके कोई चीज समझ में नहीं आती है कि सार को वापस आप समझ सकते हो। तो ये अपना जो लेसन है आनुवंशिकी 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हुआ और आपके पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और YouTube चैनल पर जो ये वीडियो शेयर किए गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी दूसरे बच्चे के भी काम आ सके, क्योंकि
हम जो ये चीजें हैं उनका सही तरीके से उपयोग करें तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद।